ये सब बताने का और ये सब समझने का पर्पस ऐसा है कि ये थ्योरी धीरे धीरे कैसे डेवलप हुई और साइंटिफिक डेवलपमेंट कैसे होती है, इसका थोड़ा सा आइडिया हमें आए। सो दो चीजें पक्की है जो हम सभी लोग, हम सभी, जब मैं कह रहा हूँ तब, जब से ह्यूमन बींग्स यहाँ पर है, हम, ठीक है, एज ए ह्यूमन हम यहाँ पर है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक, हमने फेंकी हुई सब चीजें अर्थ पर वापस आती है। कहीं पर भी जाओ, ऊपर से चीजें नीचे आती है, पेड़ से फ्रूट्स नीचे गिरते हैं, हमने एक आधे ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो नीचे आती है। ठीक है। एंड सेकंड, जिसके अबाउट सभी लोगों को थोड़ा ना थोड़ा फैसिनेशन होता है, इट इज स्काई एंड सेलेस्टियल बॉडीज। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जो बिना चंदा मामा के बड़ा होता है। क्या बताएंगे, कैसा बताएंगे, स्काई को कैसा दिखाएंगे, दोज आर ऑल डिफरेंट चीजें। बट आप दुनिया में सभी जगह पर जाओ, सेलेस्टियल बॉडीज और ह्यूमन बींग्स, इनका बहुत क्लोज रिलेशन रहा है। सो ऑब्वियसली उनको ऑब्जर्व करना, उनकी ऐसी मोशन क्यों होती है, कल एक जगह पर था आज दूसरे जगह पर है, ये ऑब्जर्व करना, नोट करना, ये टेंडेंसी, या ये ऑब्वियसली ह्यूमंस के साथ हुआ है। एंड ऑब्वियसली ये सब देखने के बाद ये सवाल हमेशा मन में आना चाहिए। जैसे एक आधी चीज मुझे फेंकनी है, मैंने बहुत ताकत से फेंकी, फिर से वो वापस आ गई। ऐसा क्यों होता है? कल मून की पोजीशन अलग थी, आज मून की पोजीशन अलग है। सन की पोजीशन अलग अलग जगह पर शिफ्ट होते रहती है। सो ये सभी चीजें क्यों होती है, इसके बारे में क्यूरियोसिटी ह्यूमन माइंड में डेवलप होना ऑब्वियस है। ठीक है। और जिनके पास इनफ चीजें हैं, वो लोग इसके पीछे पड़कर इसके बारे में रिसर्च करेंगे, जानकारी लेंगे, या जिनके पास इनफ क्यूरियोसिटी है वो इसके बारे में काम करेंगे। सो लगभग 2000 साल पहले, ये पी शायद से साइलेंट होगा, टॉलमी नाम के जो साइंटिस्ट थे या ऑब्जर्वर थे, उन्होंने जियोसेंट्रिक मॉडल बताया था कि अर्थ के ऊपर से सन राइज होता है, सेट होता है, मून राइज होता है, सेट होता है, तो हाफ सर्कल घूमता है, मतलब ये पूरा सर्कल नीचे से पूरा करता होगा और फिर से ऊपर आता होगा। और इसलिए उसने कहा कि ये सभी सेलेस्टियल बॉडी जो है ना, ये अर्थ के अबाउट घूमती है और वो वापस वापस दिखती है, मतलब वो एक सर्कुलर मोशन में है। जस्ट इमेजिन 2000 ईयर्स एगो, ठीक है, अर्थ को सेंटर में माना, विच वॉज ऑब्वियस। अबाउट 300 400 ईयर्स बाद में इसके, या शायद से और कुछ लोगों ने उसी समय बताकर रखा होगा, नोटेड चीजें हैं, आज से 1600 साल पहले जब आर्यभट्ट ने लिखा था कि ऐसा नहीं है, इट इज एक्चुअली सन विच इज एट सेंटर एंड ऑल अदर बॉडीज आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। और ये मोशन रिपीट होती है, मतलब ये सर्कुलर मोशन होनी ही चाहिए। आर्यभट्ट ने ये 1600 ईयर्स एगो अपने ट्रिटी, अपने श्लोक्स में, ठीक है, उसके ट्रिटीज में ये लिख कर रखा है। ठीक है। सो ये 2000 साल पहले होगा, तो ये अराउंड 400 500 एडी होगा। उसके 1000 साल बाद कोपरनिकस ने कहा कि ये प्लैनेट की मोशन किस प्रकार से होती है, और उसने कहा कि अब देखो, हाँ, ये पूरा यूरोप है, ठीक है, ये वो पीरियड है जब यूएस भी डेवलप नहीं था, अमेरिका भी डेवलप नहीं था, और इंडिया के ऊपर ये मुगल या एक्सटर्नल लोगों का इन्वेजन शुरू हुआ था। ठीक है। सो ऑब्वियसली देखो, जो कंट्री स्टेबल रहेगी, अच्छी रहेगी, वहां पर रिसर्च या ऐसी चीजें ज्यादा डेवलप होगी। इसलिए इस पीरियड में देखो, आपको भारत में से बहुत कम नाम दिखाई देंगे। ठीक है। सो अब यहाँ पर जो डेवलप हुई वो यूरोप में ज्यादा हुई। ठीक है। निकोलस कोपरनिकस ने भी यही आर्यभट्ट का जो मॉडल है, ये फिर से बताया कि नहीं, सन इज एट सेंटर एंड प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। ये वो पीरियड है जब यूरोप टॉलमी का मॉडल फॉलो करता था। ठीक है।
कोपरनिकस ने ये जो माना, इसे गैलीलियो ने सपोर्ट किया, और आप जानते हो कि गैलीलियो को इसके कारण प्रोसिक्यूट किया गया। ठीक है, गैलीलियो को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, चर्च वहां की जो सेंट्रल अथॉरिटी थी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, और गैलीलियो कुछ तो अनाप शनाप बातें करता है ऐसा डिसाइड कर कर उसको गलत ठहराया। ठीक है, अब गैलीलियो के समय ही ये टैको ब्राहे नाम का जो डेनमार्क का आदमी था, उसने पूरे जिंदगी भर पूरे जिंदगी भर सेलेस्टियल बॉडीज, मतलब आसमान में जो चीजों की ऑब्जेक्ट की मोशन हो रही है उनकी ऑब्जर्वेशन करके नोटिंग करके रखे। दिस इज ह्यूज 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 डेटा। हम एक महीना भी मून की मोशन, मून की पोजीशन, मून की साइज, ये मॉनिटर करना हमारे लिए मुश्किल होता है, इसने पूरा जिंदगी भर किया है काम। और ये केपलर, ये उसका असिस्टेंट था, जिसने कहा कि ये जो पूरी इंफॉर्मेशन, ये जो पूरा डेटा है, मैं जो इसको मदद कर रहा था, इनको मैंने समझना चाहिए, प्रोसेस करना चाहिए, एंड देन ये पूरे डेटा के भरोसे, विच इज लाइफ टाइम ऑफ ब्राहे, केपलर ने अपने कुछ लॉ दिए। ठीक है, यहाँ पर पहली बार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ह्यूज डेटा है और उसके भरोसे, उस इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन के भरोसे लॉज आए हैं। ठीक है, और यहाँ से एक्चुअल हमारे ग्रेविटेशन की, जिसे आज हम पढ़ते हैं, उसकी शुरुआत हुई। ठीक है, इसके पहले ऑब्जेक्ट नीचे आते हैं, सनराइज, मूनराइज, सेलेस्टियल बॉडीज की मोशन होती है, वो सर्कुलर होनी चाहिए, ये सभी को पता था, सब इसे एक्सेप्ट करते थे। सिर्फ इस प्रकार से दो मॉडल थे, वन विच इज वेल एक्सेप्टेड, दैट वाज जियोसेंट्रिक, इतना ऑब्वियस है। ठीक है, कि ये सेलेस्टियल बॉडीज की मोशन होती है, मतलब हम जगह पर है वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, पर कुछ लोगों ने, आर्यभट्ट ने लगभग 1600 साल पहले, कोपरनिकस और गैलीलियो ने अराउंड 600 इयर्स पहले ये दोनों मॉडल बताए कि जहां पर सन इज एट सेंटर एंड अदर्स आर रिवॉल्विंग। और फिर ब्राहे के जिंदगी भर के ऑब्जर्वेशन पर केपलर ने अपने प्लानिटरी मोशन के लॉज दिए। क्या लॉज है ये केपलर के, देखते हैं। सो केपलर ने 3 लॉज दिए हैं। तो देखो, केपलर का पहला लॉ क्या है? ऑल प्लैनेट्स मूव इन elliptical orbit with the sun situated at one of the foci of ellipse। ठीक है, इसे लॉ ऑफ ऑर्बिट्स कहा जाता है। फिर उसे दूसरा लॉ दिया जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ एरियाज। ये क्या कहता है? द लाइन जॉइनिंग any planet to the sun sweeps equal areas in equal interval of time। ठीक है, और फिर आया तीसरा लॉ, विच इज
लॉ ऑफ पीरियड्स, क्या है ये? द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड of revolution of a planet is proportional to the cube of the semi-major axis of the ellipse traced by the planet. ठीक है, इस प्रकार के 3 लॉज केपलर ने बताए। क्या क्या लॉज है समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक है। पहला लॉ उसने कहा कि देखो ये प्लैनेट जो है ना उनकी ऑर्बिट इस प्रकार से इलिप्टिकल रहने वाली है। ठीक है, और इस इलिप के 2 एक्सिस होते हैं, एक मेजर एक्सिस होता है, एक माइनर एक्सिस होता है, और इसके 2 फोसाई होते हैं, 2 फोकस होते हैं। एक ये दूसरा। ठीक है, एक को कहा जाएगा F1, एक को कहा जाएगा F2, और ये जो सन है ये दोनों में से एक के जगह पर रहने वाला है, दोनों में से एक के जगह पर ये सन रहेगा, दोनों में से एक फोकस पर ये सन रहेगा। और जो प्लैनेट है दैट प्लैनेट विल रिवॉल्व अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये प्लैनेट इस ऑर्बिट में रिवॉल्व होने वाला है, दो में से एक फोकस पर सन रहेगा। जो बड़ा होता है इट इज कॉल्ड एज मेजर एक्सिस, जो छोटा होता है इट इज कॉल्ड एज माइनर एक्सिस। ये माइनर एक्सिस है, ये जो बड़ा है इट इज मेजर एक्सिस। जनरली मेजर एक्सिस ये 2a इतने लेंथ का रहेगा, माइनर एक्सिस 2b इतने लेंथ का रहेगा। ठीक है, F1 F2 ये फोकस रहने वाले हैं, और यहाँ पर 2 पॉइंट रहते हैं, इनको आपको याद रखना है। ये पॉइंट रहेगा A, ये B, ये पॉइंट रहता है P, और ये रहेगा A। P इज पेरीहेलियन, और A इज कॉल्ड एज, 2 A हो गए, ठीक है। A इज कॉल्ड एज एफेलियन। ठीक है, क्या खासियत है ये दोनों के, दोनों पॉइंट की? तो P ये सन से प्लैनेट के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला पॉइंट रहेगा, ये सन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये P पॉइंट पर रहेगा, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस एफेलियन ये वाले पॉइंट पर रहने वाला है। ठीक है, तो ये पहला लॉ हो गया। क्या कहा पहले लॉ में? ये जो प्लैनेट है ये सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमने वाला है, और ये जो पाथ रहेगी दैट विल बी इलिप्टिकल पाथ, ये जो पाथ रहने वाली है दैट विल बी इलिप्टिकल पाथ। ठीक है, सो
ये कहाँ से उसने बताया? इसने ये ऑब्जर्वेशन से बताया। केपलर ने किसके ऑब्जर्वेशन को यूज किया? केपलर ने टाइको ब्राहे के ऑब्जर्वेशन को यूज किया। ठीक है। फिर दूसरा लॉ है लॉ ऑफ एरियाज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लॉज है। ये लॉ क्या कहता है? अगर ये इलिप्स है और ये हमारे एक्सिस रहेंगे, तो देखो ये प्लैनेट्स की डिफरेंट पोजीशन है। दिस इज P1, P2, P3, P4. So line joining planet and sun. प्लैनेट और सन को ज्वाइन करने वाली जो लाइन रहेगी, ये इक्वल समय में इक्वल एरिया ट्रेस करने वाली है। सो अगर P1 से P2 तक जाने के लिए, P1 से P2 पर जाने के लिए डेल्टा टी इतना समय लग रहा है, ठीक है। एंड P3 से P4 पर जाने के लिए अगर डेल्टा टी इतना ही समय लग रहा है, तो ये दोनों जो एरियाज है A1 एंड A2, ये एरियाज इक्वल रहेंगे। ठीक है। दैट इज, इसे आप ऐसा भी कह सकते हो, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। डेल्टा ए बाय डेल्टा टी ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये कहाँ से पता चला? ये ऑब्जर्वेशन कहाँ से आया? तो ये ऑब्जर्वेशन आया, या ये लॉ कहाँ से आया? तो ये ऑब्जर्वेशन से आया। कौन से ऑब्जर्वेशन से आया? तो प्लैनेट्स मूव स्लोअर when they are farther from the sun. Wise, indirectly, planet moves faster when they are closer to the sun. क्या ये ऑब्वियस है क्या? हाँ सर, देखो ये डिस्टेंस काफी कम है। So planets when they are farther they move slower, when they are closer उन्होंने कवर किया हुआ डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब उनकी स्पीड ज्यादा रहेगी। So planet move faster when they are closer, they move slower when they are long away from the sun. ठीक है। सो इस ऑब्जर्वेशन से केपलर ने दूसरा लॉ बताया, और उसने तीसरा लॉ क्या बताया केपलर ने? सो केपलर का तीसरा लॉ है लॉ ऑफ पीरियड। क्या कहता है ये? द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट, द स्क्वायर ऑफ revolution of time period of planet, that is t square, is directly proportional to cube of semi major axis. Major axis 2a है, तो semi major axis रहेगा a, so a का क्यूब।
दैट इज टी स्क्वेयर अपॉन ए क्यूब इक्वल टू कौन। ये भी कहां से मेजर, ये कहां से ध्यान में आया, तो फिर से उस पोजीशन को, उस पोजीशन पर प्लेनेट को आने के लिए कितना समय लग रहा है वो देखा गया, ठीक है, दैट इज टाइम पीरियड देखा गया। और ये जो इलिप्स ट्रेस कर रहा है उस इलिप्स का सेमी मेजर एक्सिस देखा गया। डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए टाइम पीरियड अलग अलग होगा, ठीक है, उनका सेमी मेजर एक्सिस अलग अलग होगा। और फिर ये रेशियो अगर लिया गया तो ध्यान में आया कि यार ये टी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब ये लगभग कांस्टेंट है, इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, ठीक है। क्या ध्यान में आ रहा है क्या? इस प्रकार से केपलर ने 3 लॉ बताए। ये सभी लॉज, इसके पहले जो ऑब्जर्वेशन हुए थे, टाइको ब्राहे ने जो केपलर के साथ, या केपलर ने असिस्ट किया था, ब्राहे ने ऑब्जर्वेशन किए थे, और इसके पहले की जो इंफॉर्मेशन नॉलेज बेस था उसके बेस पर ये लॉज बनाए गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज हमें देखनी पड़ेगी, ये लॉ ऑफ एरियाज कैसे आता है, देखो, या इसकी एक खासियत देखते हैं। क्या खासियत है, तो देखो, ये अगर कोई इलिप्स है, अगर देखो मैं इसका एरिया कंसीडर करता हूँ, तो क्या ये लगभग ट्रायंगल का एरिया है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है। और अगर मेरा टाइम बहुत छोटा है तो ये जो कवर किया हुआ डिस्टेंस रहेगा वो बहुत छोटा रहेगा, ठीक है। सो अगर डेल्टा टी ये टाइम है तो ये जो डिस्टेंस कवर होगा दैट विल बी स्पीड इनटू डेल्टा टी, ठीक। और एरिया दिया जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एरिया विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हाफ बेस, मैं इस रेडियस को पकड़ता हूँ, आर बार क्रॉस हाइट वी बार डॉट डेल्टा टी, ठीक है। इसे मैं हाफ आर क्रॉस एम वी बार अपॉन एम इंटू डेल्टा टी लिख सकता हूँ। तो दिस इज हाफ आर क्रॉस पी इंटू डेल्टा टी बाय एम। बट व्हाट इज दिस आर क्रॉस पी, याद है आपको? एल। क्या है, इसे डेल्टा टी लिखता हूँ, सिर्फ छोटा सा एरिया है ना, छोटे से टाइम में कवर किया हुआ। आर क्रॉस पी क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम अपॉन 1/m डेल्टा टी को इधर लेकर आए, ठीक है। अब एक चीज हमें ध्यान में आती है, क्या अगर डेल्टा ए बाय डेल्टा टी ये कांस्टेंट है, इसका मतलब मास तो प्लेनेट का चेंज नहीं होगा, एल भी कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ पर एक फिर कंसेप्ट इन्वॉल्व होता है विच इज ऑफ सेंट्रल फोर्स।
central force is such that the force on the planet is along the vector joining the sun and planet. ठीक है, इसके बैकग्राउंड में हमें हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि ठीक है कि फॉर ऑल सेंट्रल फोर्सेस एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. ठीक है, सेंट्रल फोर्स क्या रहेगा, ये अलोंग द रेडियस वेक्टर रहेगा. और देखो यहाँ पर हमें ध्यान में आ रहा है डेल्टा ए बाय डेल्टा टी ये कांस्टेंट, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट. एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, इसका मतलब देयर इज सम सेंट्रल फोर्स इन्वॉल्व. क्या ध्यान में आ रहा है क्या? इसे अपन दोनों तरीके से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं. पार्ट 1, केपलर ने कहा ब्राहे के ऑब्जर्वेशन से कि डेल्टा ए बाय डेल्टा टी ये कांस्टेंट है. ठीक है, साथ ही साथ हम ये भी कह रहे हैं ये जो प्लैनेट्स है दोज रिवॉल्व इन इलिप्टिकल ऑर्बिट. ये प्लैनेट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं. बिल्कुल सही है. अब इसको थोड़ा सा बाजू में रखते हुए हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसके थ्रू हमें ये पता है किसी को इलिप्टिकल ऑर्बिट में थोड़े से सर्कुलर मोशन जैसे पार्ट में, कर्व मोशन में एक सेंट्रल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, ऐसा फोर्स जरूरी रहेगा. ठीक है, और हमें ये भी पता है सेंट्रल फोर्स के लिए एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व होता है. सेंट्रल फोर्स इज अ फोर्स विच इज टुवर्ड्स सेंटर. ठीक है, सो ऐसे सेंट्रल फोर्स में एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व होता है और इस प्रकार के कर्व सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रल फोर्स इज नेसेसरी. ठीक है, और अगर प्लैनेट इस प्रकार के सर्कुलर मोशन में रोटेट हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, तो उनके लिए ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए क्योंकि सर्कुलर मोशन के लिए इस प्रकार का सेंट्रल फोर्स जरूरी है. ठीक है, सो ऐसे दोनों वेज से डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज फ्रॉम ऑब्जर्वेशन. फिर हमने कहा सर्कुलर मोशन है, इलिप्टिकल मोशन है, तो सेंट्रल फोर्स रहेगा. सेंट्रल फोर्स रहता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, और यही एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है ये डेल्टा ए बाय डेल्टा टी से हमने प्रूव किया है. सो विथ थ्योरी एंड विथ ऑब्जर्वेशन केपलर का ये जो दूसरा लॉ है, लॉ ऑफ एरियाज, ये मैच होता है. क्या ध्यान में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? सो अगर थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन ये मैच होते हैं तो ऑब्वियसली लोग इन चीजों के बारे में सीरियसली सोचेंगे कि हाँ यार ये बात तो बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए. ठीक है, ऐसा होना चाहिए. तो इस प्रकार से केपलर ने हमारे 3 लॉज दिए. कौन कौन से लॉ दिए? लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ एरियाज, तीसरा लॉ है लॉ ऑफ पीरियड्स. ठीक है, एक बार फटाक से देख लेते हैं ये लॉस क्या है, मतलब आगे गड़बड़ नहीं होगी. इसने कहा केपलर ने, ओके सर. ठीक है, क्या कहा केपलर ने? केपलर ने कहा कि भैया ये प्लैनेट जो होते हैं ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेंगे. दूसरा पार्ट उसने कहा कि जब ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं ना तो ये सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं. अब ये सन कहाँ पर है? तो सन दोनों में से एक फोकस पर है. तो ये प्लैनेट ये अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट रिवॉल्व होने वाले हैं एंड सन ये वन ऑफ द फोकस पर रहेगा.
फिर दूसरा उसने कहा कि देखो कि ये जो सन एंड प्लैनेट को ज्वाइन करने वाली लाइन है, ये लाइन इक्वल समय में इक्वल एरियाज कवर करने वाली है, इक्वल समय में इक्वल एरियाज कवर करेगी। ठीक है, ये अगर एरिया A1 है और ये अगर एरिया A2 है, तो और यहाँ पर लगने वाला टाइम डेल्टा T1 है, यहाँ पर लगने वाला टाइम डेल्टा T2 है, तो A1 अपॉन डेल्टा T1 इक्वल टू A2 अपॉन डेल्टा T2 इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा। और तीसरा लॉ उसने कहा कि ये जब घूमेगा तो एक राउंड कंप्लीट करने के लिए अगर t टाइम लगता है और ये जो सेमी मेजर एक्सिस है, ये मेजर एक्सिस है उसका आधा पार्ट, ये सेमी मेजर एक्सिस रहेगा। सो ये सेमी मेजर एक्सिस a है, तो टी स्क्वेयर और a का क्यूब इसके बीच में डायरेक्ट प्रोपोर्शन रहेगा, दैट इज टी स्क्वेयर अपॉन a क्यूब, ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट प्लस सन एट फोकस, ये पहला लॉ है शॉर्ट में। डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, ये कांस्टेंट के दूसरा लॉ है। एंड टी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट, ये तीसरा लॉ है। सो इस प्रकार से केपलर ने अपने 3 लॉज बताए हैं।